हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर 5 हमारा चल रहा है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और इसका टॉपिक आज हम देखने वाले हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड के बारे में जानेंगे। साधारण नमक जिसको कहते हैं, कॉमन साल्ट बोलते हैं इसको। तो इसके बारे में जानेंगे क्या होता है कॉमन साल्ट, क्या होती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो अपनी बुक में एक टॉपिक दे रखा है, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनको हम यूज करते हैं, और इन सारे कंपाउंड्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है ब्लीचिंग पाउडर, फोर्थ है बेकिंग सोडा, फिफ्थ है वॉशिंग सोडा और सिक्स्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इनमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, या फिर पूछ लेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाया जाता है। तो ऐसे करके छोटे छोटे इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं नमक, साधारण नमक। आपने नमक तो डेली हम यूज करते ही हैं। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, पहली बात तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसको कॉमन साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। और NaCl की अगर कोई pH पूछ ले, pH वैल्यू कितनी होती है, तो आपको बताना है 7, मतलब ये न्यूट्रल होता है, ना ज़्यादा एसिड और ना ही बेस। ठीक है, फॉर्मेशन की बात करें कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है सोडियम क्लोराइड का, तो पहली बात तो ध्यान रखना, एक न्यूट्रल सॉल्ट है। इसको बनाया जाता है आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। अब हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ठीक है, तो इट इज मेड आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में रिएक्शन करके इसको बनाया जाता है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, एवोपरेशन ऑफ सी वाटर। जनरली जो नमक बनता है वो हमारा ऐसे ही बनता है। हम क्या करते हैं, समुद्र के पानी को कुछ खेत वेतों में भर लेते हैं और वहाँ पर उसको छोड़ देते हैं सूखने के लिए, तो उसमें से पानी एवोपरेट हो जाता है, तो बचता क्या है, NaCl। तो एवोपरेशन टेक्निक आप जानते ही हो। चलो मैं दिखाता हूँ पिक्स के थ्रू। ये कोस्टल एरिया में ऐसा करते हैं, जैसे मान लो यहाँ खेतों में पानी भर लिया, पानी फिर ये समुद्र की सन की गर्मी से, सन की हीट से पानी उड़ जाता है और फिर बचता है NaCl। ठीक है, तो जो यहाँ पे देखो ये ढेर जो लग रहा है ना, ये नमक का ही ढेर है और ये नीचे पानी है। ठीक है, तो जो समुद्र का वाटर होता है, ओशन जो वाटर होता है, वो कैसा होता है, सैलाइन होता है, खारा पानी होता है। उसमें दो चीज़ होती हैं, एक तो होता है पानी और दूसरा होता है NaCl। ठीक है, तो ये पानी तो एवोपरेट होकर क्या हो जाता है, उड़ जाता है, तो बचता क्या है, NaCl। तो ये सॉलिड जो सब्सटेंस बचा हुआ है यही है NaCl। ठीक है, तो पानी को भर देते हैं, कहाँ पर, ऐसे खेतों में भर देते हैं क्यारी बना के, और ये पानी को उड़ने के लिए छोड़ देते हैं। तो सन की गर्मी से पानी उड़ जाता है और बचता क्या है, सॉलिड मटेरियल बचता है, जिसको हम बोलते हैं NaCl। NaCl की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, या सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। पहली बात तो ये सॉलिड होता है, क्रिस्टलीन होता है और वाइट सब्सटेंस होता है। ठीक है, इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, ये पानी में घुलनशील होता है, पानी में अगर नमक डालोगे तो घुल जाएगा। pH इसकी 7 होती है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट आप जानते ही हो, मैं बता चुका हूँ पहले वाले वीडियोज में। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका 1081 केल्विन होता है। और इट बिकम्स आयोनाइज्ड इन वाटर सॉल्यूशन, जैसे ही नमक को वाटर सॉल्यूशन में मिलाओगे तो ये आयन्स में डिवाइड हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, Na+ और Cl-, NaCl और Na+Cl-। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है। यूजेज की बात करें कि अपना जो नमक है इसका कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है, तो पहली बात तो खाने में हम इसका यूज करते हैं। खाने में नमक, जैसे सब्जी में नमक डालते हैं, चपाती बनाते हैं तो उसमें भी नमक डालते हैं, जितनी प्रकार की सब्जी हैं सब में नमक डलता है। बहुत सारे फूड आइटम्स हैं वहाँ पे यूज करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि टेस्ट बढ़ाया जा सके, फूड का जो स्वाद है वो स्वाद बढ़ाया जा सके। यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ मीट, मीट को प्रिजर्व करने में। मीट क्या है, ख़राब हो जाती है अगर मतलब रखे रखें तो मीट को नमक से कवर कर देते हैं, तो ये मीट ख़राब नहीं होती। तो नमक क्या करता है, एक प्रिजर्वेशन की तरह काम कर रहा है मीट का। ठीक है, फ्रीजिंग मिक्सचर में इसको यूज करते हैं, किसी चीज़ को फ्रीज करके रखना है लंबे समय तक, तो वहाँ पर भी इसको यूज कर लेते हैं। इट इज यूज एज रॉ मटेरियल, अब इसका रॉ मटेरियल की तरह भी यूज करते हैं। कहाँ कहाँ पर, अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, बेकिंग सोडा बनाना है, वॉशिंग सोडा बनाना है, ब्लीचिंग पाउडर बनाना है, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए रॉ मटेरियल में क्या यूज करते हैं, NaCl का यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ नमक। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, हमने क्लास 10 साइंस और सोशल साइंस, बहुत सारी सब्जेक्ट्स के कोर्स लॉन्च कर दिए। तो क्लास 10 का कंप्लीट का सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। हमारी ऐप आ चुकी है, लकी एजुकेशन ऐप, इसको डाउनलोड करें और यहाँ पर इस कोर्स को देखें और जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करें, ताकि आप साइंस में अच्छे
मार्क्स ला सकें। तो कोर्स की प्राइस भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, ओनली 500 रुपीज़ में पूरा की पूरा कोर्स, सारे नोट्स, टेस्ट, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी चैप्टर वाइज। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक और कंपाउंड जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। तो हम जानेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसके और क्या नाम है, इसका केमिकल फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है, वो हम जानेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं। सोडियम क्लोराइड, ये मैं आपको करा चुका हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड आज हो जाएगा, रिमेनिंग हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये ऐसे कंपाउंड हैं जो डेली लाइफ में हमारे में यूज होते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर देखोगे तो ये कुछ वाइट वाइट सा दिखाई देता है, आप देख सकते हो, वाइट सब्सटेंस है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला NaOH है, और इसका दूसरा नाम है कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, फॉर्मेशन की अगर बात करें तो बनता कैसे है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, अब एक नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, जब उसमें पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो वहाँ पर एक रिएक्शन आती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन में क्या होता है, एक चीज़ दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो यहाँ पे जो डीकम्पोजिशन होगा वो किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की वजह से। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH बनता कैसे है, सोडियम क्लोराइड का क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन किया जाता है, तब जाके प्रिपेयर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इन दिस प्रोसेस क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड एट एनोड, और जो क्लोरीन गैस होती है वो एनोड पर बनती है, और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कैथोड पर बनती है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaH जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में हमें मिलता है। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर एक कंटेनर लिया जिसमें वाटर भर दिया और साथ के साथ में NaCl मतलब नमक भर दिया। ठीक है, तो ये दो चीज़ ली। अब NaCl आयोनाइज होगा तो Na+Cl-, और वाटर भी आयनाइज होगा तो OH- और CH+। ठीक है, तो ये H+ तो किधर चली जाएगी, कैथोड पर, और Cl किधर चली जाएगी, एनोड पर। तो एनोड पर तो आ जाती है क्लोरीन गैस, और कैथोड पर आ जाती है हाइड्रोजन गैस। तो दो गैस बनेगी, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो क्लोरीन गैस कहाँ पर आती है, एनोड। पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है उसको एनोड बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल जो होता है उसको कैथोड बोलते हैं। ये दो इलेक्ट्रोड हैं, ये दो क्या हैं, इलेक्ट्रोड हैं। तो एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और दूसरा कौन सा है, नेगेटिव है। इसको यहाँ पर मतलब दो रॉड्स को यहाँ पर डाल दिया जाता है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है तो डीकम्पोजिशन होता है। किसका डीकम्पोजिशन होता है, सोडियम क्लोराइड का डीकम्पोजिशन होगा। क्लोराइड डीकम्पोज होकर Na+Cl- में डिवाइड हो जाएगा, वाटर डीकम्पोज होकर OH- में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा। मगर होगा कब, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। और जब इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से कोई सब्सटेंस या कंपाउंड ब्रेक होता है तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन होने के बाद क्लोरीन गैस कहाँ पर डिपोजिट होगी, एनोड पर। हाइड्रोजन गैस कहाँ पर होगी, कैथोड पर। पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड, नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, कैथोड। तो ये रिएक्शन भी आप लिख देना कि कैसे NaOH बनाएं। ठीक है ना। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक तो ये वाइट होता है और स्मूथ सॉलिड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 591 केल्विन होता है। pH वैल्यू इसकी 14 होती है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और एक्वस सॉल्यूशन में ये आयोनाइज फॉर्म में रहता है। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो ये Na+OH- में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है। यूजेज की बात करें तो इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, साबुन, सर्फ, सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। मेटलर्जी और बॉक्साइड में बनाने में इसका यूज होता है। फैट एंड ऑयल बनाने में यूज होता है। पेस्टिसाइड्स जो कीड़े मकोड़े मारने की दवाई होती है उनको बनाने में यूज होता है। PVC मैन्युफैक्चरिंग, आपने जो वायर देखे होंगे ना, वायर के ऊपर जो प्लास्टिक सी चढ़ी रहती है घरों में केबल, उसको PVC बोलते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज होता है। और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंपाउंड के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।
हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ये है चैप्टर नंबर 5, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देखेंगे। देखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है ये ब्लीचिंग पाउडर। और आपने सुना होगा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है या जो क्लॉथ इंडस्ट्री होती है वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। कपड़ों का कलर उड़ाने में इसका यूज होता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से सोडियम क्लोराइड में करा चुका हूँ आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी करा चुका हूँ। आज हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2। सोडियम क्लोराइड का NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। ठीक है, तो ऐसे करके इनको एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे और सारे के सारे जितने भी कंपाउंड हैं मैं एक एक करके इनको सबको समझाऊंगा। ब्लीचिंग पाउडर कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देता है। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी और Cl2 मतलब क्लोराइड। ठीक है, तो एक नंबर में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ये CaOCl2 ध्यान रखना। बनता कैसे, ये बहुत जरूरी है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाई पासिंग क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। ये वाला जो है चीज CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं ड्राई स्लेक्ड लाइम। ये जो स्लेक्ड लाइम है, जब इसमें आप क्लोरीन गैस पास करोगे तब बनेगा CaOCl2 प्लस H2O। एक तो आपका पानी बनेगा, वाटर बनेगा, साथ ही साथ में आपका क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, ये CaOCl2। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन प्रोसेस पूछा जा सकता है 2 मार्क्स का। जब फॉर्मेशन प्रोसेस आए तो आप बताना कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। जब हम ड्राई सिलेक्ट लाइम में क्या पास करते हैं, क्लोरीन गैस पास करते हैं, तब जाके बनता है, साथ के साथ में वाटर भी बनता है। ये रिएक्शन लिख के आपको जरूर आना है। ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये येलो कलर का एक सॉलिड सब्सटेंस है विद स्ट्रॉन्ग स्मेल, और इसमें से स्ट्रॉन्ग स्मेल भी आती है। ठीक है, ये कोल्ड वाटर में भी सॉल्यूबल है, नॉर्मल में तो है ही, कोल्ड वाटर में भी ये सॉल्यूबल है। इट गिव्स क्लोरीन गैस व्हेन केप्ट इन ओपन एयर। जब इसको खुले हवा में रखा जाता है तो इसमें से क्या निकलने लग जाती है, क्लोरीन गैस निकलने लग जाती है, जिसकी स्मेल देख के हम पता लगा सकते हैं कि हाँ क्लोरीन गैस निकल रही है। इट गिव्स क्लोरीन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं उनके साथ जब ये रिएक्ट करता है तब भी क्या देता है, क्लोरीन गैस। जैसे CaOCl2 को जब हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब इसको हम रिएक्ट कराते हैं, तब ये CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2, ये सारी चीज़ें इसमें से बनेंगी। Cl2 मतलब क्लोरीन गैस, ये एरो ऊपर लगा रखा है, इसका मतलब ये गैस है, ऊपर उड़ जाएगी। फिर इसको जब हम 2HCl, मतलब ये तो 2 तो बैलेंस करने के लिए लगा रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब इसको रिएक्ट कराते हैं तब बनता है CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो यहाँ पर मतलब 2 एसिड दे रखे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इनके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है, क्लोरीन गैस बनाएगा, और दोनों ही केस में वाटर भी यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन आप याद रख लेना। द क्लोरीन गैस लिबरेटेड फ्रॉम ब्लीचिंग पाउडर कंबाइंस विद वाटर टू गिव नेसेंट ऑक्सीजन। ध्यान रखना, क्लोरीन गैस जो निकलती है ब्लीचिंग पाउडर से, क्लोरीन गैस निकली किससे, ब्लीचिंग पाउडर से, ये रिएक्ट करेगी पानी के साथ, और पानी के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाती है, 2HCl प्लस O। ध्यान रखना, O2 तो ऑक्सीजन हो गई, और सिर्फ O ये मोनो एटॉमिक है और ये डाई एटॉमिक है सिस्टम है। ठीक है, तो ये जो सिर्फ O ही यहाँ पे दिखा रखी है, इसको हम बोलते हैं नासेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये क्लोरीन गैस जो निकलती है ब्लीचिंग पाउडर से, जब ये पानी से रिएक्ट करेगी, वाटर से रिएक्ट करेगी, वाटर के साथ जब कंबाइन होगी तो ये बनाएगी 2HCl प्लस O। ये जो O है इसको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोल रहे हैं। यही नेसेंट ऑक्सीजन ब्लीचिंग का काम करती है, ब्लीचिंग रिएक्शन का काम करती है। ध्यान रखना, जो ब्लीचिंग का जो मेन काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, इस नेसेंट ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है, जो कि एक कलरलेस सब्सटेंस है। ये जो नासेंट ऑक्सीजन क्या करती है, ध्यान देना, ये O मतलब नासेंट ऑक्सीजन, और यहाँ पर दिखा रखा है कलर्ड सब्सटेंस। अगर इस ऑक्सीजन को कलर्ड सब्सटेंस के साथ जब मिलाया जाएगा तो क्या होगा, कलरलेस सब्सटेंस आपको मिलेगा। तो कुल मिला के ये कि जो रंग उड़ाने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये नासेंट ऑक्सीजन ही कर रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, ब्लीचिंग पाउडर से क्या निकलेगी, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जो निकली है वो पानी से रिएक्ट करेगी, वाटर से रिएक्ट करेगी, तब बात जाके बनेगी हमारी नेसेंट ऑक्सीजन। और यही नेसेंट ऑक्सीजन काम करती है किसका, ब्लीचिंग का काम करती है। जब इस नेसेंट ऑक्सीजन को किसी कलर सब्सटेंस से गुजारा जाता है तो ये उसको कलरलेस बना देती है। क्या बना देती है, कलरलेस।
यूजेस देखेंगे अब हम इसके ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या यूजेज हैं। तो पहली बात तो ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा जो उद्योग है उसमें वहाँ पे ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, रंग उड़ाने का कार्य करता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जो अपना ड्रिंकिंग वाटर होता है, पीने का पानी होता है, उसके प्योरीफिकेशन, उसके शुद्धिकरण में भी इसका यूज किया जाता है। इसको इंसेक्टिसाइड्स की तरह भी यूज करते हैं, मतलब जो कीड़े मकोड़े मारने की दवाई होती है उसमें भी यूज करते हैं। और इट इज़ ऑल्सो यूज एज रीजेंट इन लेबोरेटरी। रीजेंट क्या होते हैं? लेबोरेटरी में किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए, ठीक है, किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। तो रीजेंट्स आर कंपाउंड दैट आर एडेड टू ए सिस्टम इन ऑर्डर टू कॉज ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए वहाँ पर लेबोरेटरी में इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं होते, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को मेजर करने, एनहेंस करने, इनिशिएट करने के लिए काम में आते हैं रीजेंट। तो इसको लेबोरेटरी में रीजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, किसको? ब्लीचिंग पाउडर को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये ब्लीचिंग पाउडर फिनिश होता है। साइंस का हमारा कंप्लीट कोर्स लकी एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको अवेल कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। बस खुश रहो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक नया कंपाउंड जिसका नाम है बेकिंग सोडा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ध्यान रखना इस बार ये चैप्टर 9 मार्क्स का चैप्टर है, तो मतलब इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। और पूरी की पूरी साइंस में सबसे ज़्यादा मार्क्स का यही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो बेकिंग सोडा, इसके बारे में देखेंगे, जिसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, ईटिंग सोडा भी बोलते हैं, एडिबल सोडा भी बोलते हैं। जो भी हमारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, हमारी किचन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं, जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड पढ़ लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ लिया, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लिया, और आज हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। फिर इसके बाद 2 और रह जाएंगे, इनको भी हम आने वाले लेक्चर्स में ख़त्म करेंगे। तो पहली बात, इसका केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन और CO3 मतलब कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, किसी भी नाम से आप इसको पुकार सकते हैं। तो ध्यान रखना, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, ठीक है। इसको एडिबल सोडा, एडिबल का जब भी वर्ड आप एडिबल सुनो तो एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य। तो एडिबल सोडा के नाम से भी जानते हैं, कुकिंग सोडा के भी नाम से जानते हैं, ईटिंग सोडा, कुछ भी बोलो, ये इनके क्या है, अलग अलग नेम है बेकिंग सोडा के। बनाते कैसे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाने के लिए इनको 4 चीज़ चाहिए हमें। कितनी चीज़ चाहिए? 4। नंबर 1 NaCl सोडियम क्लोराइड चाहिए। नंबर 2 वाटर H2O चाहिए। नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड ये चाहिए। और नंबर 4 अमोनिया, क्या चाहिए? अमोनिया। तो ध्यान रखना, 4 चीज़ों को मिलाओगे तब जाके आपका बनेगा बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। क्या क्या? सोडियम क्लोराइड, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया, ठीक है। जब इन चारों चीज़ों को मिलाओगे तो आपको मिलेगा एक तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, और साथ के साथ में NaHCO3 जिसको बोल रहे हैं बेकिंग सोडा या सोडियम बाई कार्बोनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 चीज़ें चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाने का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर्मेशन प्रोसेस समझाइए बेकिंग सोडा का। तो पहला प्रोसेस यही है कि 4 चीज़ें मिला लो। कौन कौन सी? सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। इसको मिलाओगे तो 2 प्रोडक्ट मिलेंगे इसके। ये तो इधर वाली चीज़ हैं, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और यहाँ पर जो चीज़ मिल रही है इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कितने बने हैं? 2। NH4Cl जिसको हम बोले अमोनियम क्लोराइड, और मेन चीज़ है बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है। इसको और दूसरी तरीके से भी बनाया जाता है कि जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन है, सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन मतलब जो पानी का सॉल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट का, तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया पानी, वाटर, ठीक है। अगर इसमें आप क्या फ्लो करो, पास करो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करो। ध्यान दो, सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में जब आप CO2 गैस पास करोगे तब जाके आपको मिलेगा NaCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। तो 2 तरीके से बनाया जा रहा है। एक तो यहाँ बनाने के लिए 4 चीज़ चाहिए, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और NaCl। दूसरा बनाने का तरीका क्या है? सोडियम कार्बोनेट का जो वाटर सॉल्यूशन है उसमें क्या पास करो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करो, तब जाके ये बनेगा, ठीक है। तो अब इसकी बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, पानी में सॉल्यूबल होता है,
इसका जो वाटर सॉल्यूशन होता है वो एल्केलाइन होता है, मतलब बेसिक होता है। इसकी पीएच मतलब हम कह सकते हैं मोर देन 7 होती है, 7 से ज़्यादा होती है। और जब इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर इसमें से निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस निकलती है, ठीक है। तो 2NaHCO3 को जब हीट करोगे तो ये दो तीन चीज़ें निकलेंगी यहाँ पे, Na2CO3 H2O प्लस CO2। ये वाली रिएक्शन आपको बिल्कुल उल्टी करके लिख देनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और यूजेज की बात करें तो इसको एक तो फूड प्रोडक्ट जो होते हैं, खाने पीने की जो चीज़ें होती है घरों में, बहुत ही ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स में इसका यूज होता है। ये खाने में स्पंजीनेस ला लेता है, उसको मतलब थोड़ा फुला देता है कई सारी चीज़ों में। दूसरा, जो सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक्स होती है हमारी, कोल्ड ड्रिंक्स में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो मेकिंग सोडा वाटर एंड सोडा कंटेनिंग कोल्ड ड्रिंक्स, जिसमें सोडा पाया जाता है, वहाँ पर इसका यूज होता है। इसका यूज माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह भी किया जाता है, जो मतलब ताकि मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ को रोका जा सके, कहीं चोट वोट लग जाती है तो वहाँ पर भी हल्का माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये आग बुझाने के जो यंत्र होते हैं वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आग बुझाने की भी इसमें मतलब प्रॉपर्टी पाई जाती है, फायर एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है CO2 गैस में। इट इज़ यूज्ड एज लेबोरेटरी रीजेंट, लेबोरेटरी रीजेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज एंटासिड, एंटासिड मतलब आपको पता है हमारे पेट में, स्टमक में जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं हाइपर एसिडिटी। तो हाइपर एसिडिटी के केस में क्या होता है, स्टमक में एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है। एसिडिटी की मात्रा बढ़ गई तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करो, क्योंकि बेकिंग सोडा कैसा है, इसका नेचर कैसा है, बेसिक है। तो जब बेस और एसिड मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने जो स्टमक का एसिड है वो बेस से रिएक्ट करेगा, मतलब बेकिंग सोडा से रिएक्ट करेगा, तो ये बनाएंगे सॉल्ट एंड वाटर। तो मतलब एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए, एंटासिड का मतलब यही है कि जो एसिड बढ़ गया उसके प्रभाव को कम करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, स्पेशली हाइपर एसिडिटी के केस में, ठीक है। तो बस इतना ही हमें जानना है किसके बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम देखेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 5 पर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा कुछ दिखने में इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ध्यान रखना, वॉशिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। ये चीज़ और ध्यान रखनी है आपको। हम बेसिक कंपाउंड्स देख रहे हैं, या एवरीडे लाइफ में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देख रहे हैं, जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। और आज हम देखेंगे वॉशिंग सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। ध्यान रखना, Na2CO3.10H2O, इसी को हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। इसके बाद आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। उसके बाद अपने जितने भी कंपाउंड्स हैं सारे फिनिश हो जाएंगे। तो वॉशिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ये है Na2CO3.10H2O, ठीक है। ये 10H2 है, इसको हम 10H2O जो है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलीन वाटर, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। या हम कह सकते हैं कि ये पूरा की पूरा जो एक मॉलिक्यूल है सोडियम कार्बोनेट का, इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाए जाते हैं, ठीक है। कैसे बोल सकते हैं, देयर आर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलीन वाटर विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये पूरा की पूरा एक मॉलिक्यूल है सोडियम कार्बोनेट का, जिसमें 10, ये 10 जो नंबर दे रखा है ये किसका है, ये है क्रिस्टलीन वाटर, ठीक है। और क्रिस्टलीन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन भी मैंने क्या बताई थी, कि किसी भी सॉल्ट के मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर के जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एक सॉल्ट के मॉलिक्यूल में, उसी को हम क्या बोल देते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ध्यान रखना, वॉशिंग सोडा में कितने क्रिस्टलीन वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, 10। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्लॉथ क्लीनिंग सोडा भी बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है वॉशिंग सोडा धोने के काम आता है, ठीक है। तो इसको क्लॉथ क्लीनिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। बनता कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अपना NaHCO3 है, NaHCO3 क्या होता है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैंने आपको बताया था, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। जब आप बेकिंग सोडा को हीट करोगे, ऐसे करके जो रिएक्शन पे ये डेल्टा सा बना के रखते हैं ना, इस डेल्टा का मतलब है हीटिंग। तो आप जब NaHCO3, जिसको हम बोल रहे हैं बेकिंग सोडा को हीट करोगे तो आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें मिलेंगी। एक तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और एक मिलेगा H2O, और एक मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के बाहर चली जाएगी, ठीक है। ये 3-4 चीज़ मिलेंगी। फिर ये जो Na2CO3 मिला है, इसको फिर इसके साथ वाटर मिलाओ, तो
तो फिर इसका रिक्रिस्टलाइजेशन होगा और फिर बन जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट, या फिर इसको हम बोलेंगे वॉशिंग सोडा बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आपका वॉशिंग सोडा है इसको बनाने का एक मेथड है जिसका नाम है सोल्वे मेथड। तो ध्यान रखना, हमारी बुक में सोल्वे मेथड नहीं दे रखा है, मगर इसको सोल्वे मेथड के द्वारा बनाया जाता है। अपना जो मेथड दे रखा है वो दूसरा मेथड है। उस मेथड में क्या किया गया है, यहाँ पर जो बेकिंग सोडा है इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद यहाँ पे ये जो चीज़ मिली है इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज किया जाता है। रिक्रिस्टलाइज करने के लिए इसमें वाटर ऐड किया जाता है, और वाटर ऐड करने पर हमको मिलेगा यहाँ पे Na2CO3.10H2O। ठीक है। और आपको पता ही है कि वॉशिंग सोडा के जो केमिकल फॉर्मूला है इसमें जो 10 है, ये 10 क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है। तो मैं अगेन दोबारा बता रहा हूँ आपको, वॉशिंग सोडा को सोल्वे मेथड के द्वारा बनाया जाता है, जो कि अपनी बुक में नहीं है। अपनी जो बुक में मेथड दे रखा है वो कौन सा मेथड दे रखा है, ये वाला जो मेथड दे रखा है कि आपको बेकिंग सोडा को हीट करना है। हीट करने के बाद आपको ये जो प्रोडक्ट मिलेगा इसको हम बोल रहे हैं सोडियम कार्बोनेट। इसको रिक्रिस्टलाइज करो, मतलब वाटर के साथ दोबारा इसको रिएक्ट कराओ, फिर आपको मिलेगा आपको Na2CO3.10H2O वॉशिंग सोडा, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड है, पानी में सॉल्यूबल है, आसानी से घुल जाएगा। सिंपल सी बात है, घुलना ही पड़ेगा, जब धोने के काम आएगा। इसका वाटर सॉल्यूशन जो होता है वो एल्केलाइन होता है, मतलब जिसकी pH कितनी होती है, मोर देन 7 होती है। इसका एल्केलाइन है, बेसिक है। इट गिव्स सोडा एस ऑन हीटिंग। जब इसको हीट करोगे तो हमको क्या मिलेगा, Na2CO3, मतलब इसमें से जो वाटर है वो वाटर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और क्या बचेगा, Na2CO3। और Na2CO3 को हम बोलते हैं सोडा एस। क्या बोलते हैं, सोडा एस। और जब सोडा एस में पानी मिला दोगे तो यही क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा मिल जाएगा, मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन जब हो जाएगा इसका। यूजेज की बात करें तो इसका यूज होता है, एक तो वॉशिंग एंड क्लीनिंग में यूज होता है, धोने में उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। और ये रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है कास्टिक सोडा बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, ग्लास बनाने में, ग्लास का मतलब है जो शीशा बनाया जाता है, और सोप बोरेक्स बनाने में इसका यूज किया जाता है रॉ मटेरियल की तरह। लेबोरेटरी रीजेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट कराने में इसका यूज होता है। डिटर्जेंट की तरह इसका इस्तेमाल होता है, डिटर्जेंट आप जानते ही हो, ठीक है, सर्फ जिसको बोलते हैं। और इसका यूज पेपर, पेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा का। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वॉशिंग सोडा भी फिनिश होता है। हमारी ऐप लकी एजुकेशन आ चुकी है, जिसमें आपको कंप्लीट साइंस का सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है। तो वहाँ से आप कंप्लीट साइंस का सिलेबस प्राप्त करें, नोट्स प्राप्त करें, टेस्ट प्राप्त करें, सारी चीज़ें। ठीक है। साथ के साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो बस यहाँ पर इसको हम विराम देते हैं लेक्चर को। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानेंगे। ये भी एक ऐसा कंपाउंड है जो डेली लाइफ में, घर में तो नहीं मगर मतलब रेगुलरली ये यूज होता है, ये कहीं ना कहीं पर यूज होता है। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, और चैप्टर नंबर 5 चल रहा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने ये सारे के सारे कंपाउंड डिस्कस कर लिए हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला है CaOCl2। बेकिंग सोडा NaHCO3, इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो ये CO3 को थोड़ा ऐसे कर लेना साइड में, CO3 नीचे लिखना है। ठीक है ना। ओके। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, पहली बात तो इसका नाम क्यों प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। क्योंकि इसको सबसे पहले फ्रांस की कैपिटल आपको पता है क्या है, पेरिस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो पहली बार इसको जिप्सम को हीट करके फ्रांस की कैपिटल पेरिस में सबसे पहले इस कंपाउंड को बनाया गया था। यही कारण है कि इसको नाम दे दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब पेरिस में बना हुआ प्लास्टर है। ठीक है, समझ गए ना। तो पहली बार, अच्छा मुद्दे की बात ये कि इसको बनाया किससे गया था, हीटिंग ऑफ जिप्सम, मतलब जिप्सम को हीट करके बनाया गया था पेरिस में, इसीलिए इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको कॉमनली पीओपी के नाम से भी जाना जाता है। लोग बाग ज़्यादातर इसको पीओपी के नाम से भी जानते हैं, फुल फॉर्म पता ना हो पर पीओपी के नाम से इसको ज़्यादातर जानते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। ध्यान रखना CaSO4 थोड़ा नीचे रखना है, CaSO4.12H2O, ये इसका कैसा फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है।
अच्छा, इसका नाम क्या है, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 का मतलब क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। हेमी का मतलब होता है हाफ, हेमी का मतलब होता है हाफ, और H2O का मतलब है हाइड्रेट्स। ठीक है, तो हेमी हाइड्रेट्स, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट्स के नाम से इसको ये केमिकल नेम है इसका, और ये इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। ओके, बनाने का प्रोसेस मैंने अभी जस्ट बताया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम को हीट करके। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 डॉट, या इसको कह सकते हैं CaSO4.2H2O। तो यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 2। तो जिप्सम ध्यान रखना, ये जिप्सम है, और जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। जब इसको हीट करते हैं, और हीट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किया जाता है, और टेम्परेचर कितना है 393 केल्विन, 393 केल्विन पर इसको हीट किया जाता है, तब जाके हमें मिलता है क्या, CaSO4.12H2O। इसमें से 3H2O बाहर निकल जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पर जिप्सम को हीट किया जा रहा है, 393 केल्विन पर टेम्परेचर पर हीट किया जा रहा है जिप्सम को, तब जाके हमें मिल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O। ये 2 यहाँ पे लगा रखा है, 2 यहाँ, ये तो सिर्फ बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपना फॉर्मूला है CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। किससे बन रहा है, जिप्सम को हीट करके, कितने टेम्परेचर पर, 393 केल्विन टेम्परेचर पर। एक है हमारा डेड बर्न्ट प्लास्टर। डेड बर्न्ट प्लास्टर का मतलब क्या है, जब पीओपी को हीट किया जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट किया जाए 393 केल्विन से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर। ध्यान रखना, जब हम पीओपी को क्या करें, हीट करें, कितने टेम्परेचर पर, 393 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो इसमें जो जितना भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, या वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, उड़ जाता है, और उसके बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। मतलब हीट करेंगे तो जल जाएगा, और जलने के बाद इसमें जितना भी पानी है वो सब निकल जाएगा, और उसके बाद जो पाउडर बचेगा उसको हम बोलेंगे डेड बर्न्ड प्लास्टर, ठीक है। तो जब पीओपी को कितने टेम्परेचर पर, मोर देन 393 डिग्री पे, मोर देन 393 केल्विन पर हीट कर रहे हैं, तो उसके बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस्ट होगा, और उसके बाद जो सब्सटेंस बचेगा उसको हम बोलेंगे डेड बर्न्ड प्लास्टर। पीओपी की फीचर्स क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले ये वाइट और एक स्मूथ सॉलिड है, स्मूथ ही होता है। आपने देखा होगा कई बार लोगों की हड्डी वड्डी टूट जाती है तो उनके पैर पर या हाथ पर प्लास्टर चढ़ता है। प्लास्टर देखना, वो आप हाथ लगा के चेक करोगे तो थोड़ा स्मूथ होता है। जैसे ही इसको पानी के साथ मिक्स करोगे, ध्यान रखना ये बहुत इसकी बड़ी प्रॉपर्टी है, सीमेंट की तरह बिल्कुल। आपने देखा ना, सीमेंट भी नॉर्मली जब लाते हैं, सीमेंट का एक कट्टा वट्टा लेके आते हैं तो वो पाउडर फॉर्म में होता है। जैसे ही पानी मिलाते हैं तो वो थोड़ी देर में 15-20 मिनट में सॉलिड बन जाता है, बहुत ज़बरदस्त। सेम चीज़ इसकी है, जैसे इसमें पानी मिलाते हैं तो 15-20 मिनट में एकदम हार्ड सॉलिड बन जाता है, हार्ड हो जाता है और सॉलिड बन जाता है, ठीक है। तो CaSO4.12H2O, जैसे इसमें पानी मिलाया तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और हार्ड बन के वापस से क्या बन जाएगा, ये जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। इसके यूजेज की बात करें, एक तो इसका कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है बिल्डिंग्स में, वहाँ पे इसका यूज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यूज है कि अगर किसी की हड्डी वड्डी टूट जाए तो वहाँ पर प्लास्टर चढ़ाने के लिए जो प्लास्टर बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है, पीओपी का ही बनाया जाता है। डेंटल ट्रीटमेंट में इसका उपयोग होता है। और यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन वर्क में दिख जाएगा, यहाँ पर ये जो छत बनी हुई है ये किसकी है, पीओपी की है, ठीक है ना। बड़ा शानदार सजावटी, मतलब अच्छा डेकोरेट, मतलब यहाँ पे देखोगे तो बड़ा शानदार लगता है। इसको जूम करके मैं दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पे बड़ा बड़ा मतलब अच्छा सा डिजाइन बनवा सकते हैं पीओपी का, और अच्छा भी लगता है। यूजेज और भी है इसके, स्टैचू मतलब मूर्ति वूर्ति बनाने में भी इसका यूज होता है। टॉयज खिलौने भी बनाए जाते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जाते हैं इसे सजावटी। और फायर एक्सटिंग्विशर सब्सटेंस की तरह भी इसका उपयोग किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर सब्सटेंस का मतलब है आग बुझाने का जो पदार्थ होता है उसके रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे 6 के 6 जो अपनी बुक में कंपाउंड दे रखे हैं जो एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री अपनी चल रही है, और चैप्टर नंबर 5 चल रहा है हमारा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और इसमें आज जो टॉपिक है वो है हमारा सोप, मतलब साबुन जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि साबुन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और इनके क्या फीचर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे।
तो सबसे पहले सोप की डेफिनेशन और आगे जाके इसके बारे में सारी चीज़ आपको अपने आप पता चल जाएंगी कि सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड सोप्स। मतलब ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम फैटी एसिड और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फैटी एसिड्स। तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स क्या कहलाते हैं? सोप कहलाते हैं। मतलब सोप ध्यान देना बनते किससे हैं? सोप बनते हैं एक तो फैटी एसिड प्लस या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये मिलके बनाएंगे सोप। क्या बनाएंगे? सोप। ठीक है। दूसरी चीज, सोप इज ए मॉलिक्यूल या ये सोप मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कार्बन चेन C12 टू C18। मतलब सोप का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें जो कार्बन की जो एक लंबी चेन पाई जाती है जिसमें कार्बन 12 से लेके 18 तक कार्बन की संख्या हो सकती है, 13 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके। तो जो सोप का मॉलिक्यूल होता है उसमें एक लंबी कार्बन चेन पाई जाती है जिसमें कार्बन की संख्या 12 से 18 के बीच में हो सकती है। ओल्डेस्ट सोप जो है वो हमारा है डिटर्जेंट। द ओल्डेस्ट डिटर्जेंट इज सोप। सॉरी, ओल्डेस्ट जो डिटर्जेंट है वो हमारा सोप है। और डिटर्जेंट क्या करते हैं? सोप और डिटर्जेंट दोनों का काम है सफाई करना, क्लीन करना। तो सोप हम जनरली किस लिए लगाते हैं? अपनी बॉडी पे, ताकि बॉडी कैसी रहे? क्लीन रहे। कपड़ों पे किस लिए लगाते हैं? ताकि कपड़े कैसे रहें? क्लीन रहें। तो ओल्डेस्ट जो डिटर्जेंट है वो क्या है? सोप है। फैटी एसिड्स के अगर एग्जाम्पल देखें तो स्टीरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड और ओलिक एसिड, ये किसके एग्जाम्पल है? फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के साथ क्या मिला दो? सोडियम और पोटेशियम की सॉल्ट मिला दो, उससे फिर क्या बन जाएगा? आपका सोप बन जाएगा। तो यहाँ पे सोप के भी एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे सोडियम स्टीरेट, ये एक सोप है जिसका केमिकल फॉर्मूला है C17H35COONA। ठीक है, तो ये है सोडियम स्टीरेट, ये सोप का एग्जाम्पल है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 17। ठीक है। दूसरा है सोडियम पाल्मिटेट। सोडियम पाल्मिटेट इसका फॉर्मूला C15H31COONA। तो लास्ट में यहाँ पे Na आ रहा है, मतलब ये किसका, कौन सा सॉल्ट है इसमें? सोडियम वाला सॉल्ट है, सोडियम का सॉल्ट है। ठीक है। और सोडियम ओलिएट, सोडियम ओलिएट में ध्यान देना ओलिक एसिड यूज होता है फैटी एसिड के रूप में, और सोडियम डेफिनेटली इसमें सॉल्ट है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C17H33COONA+। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे सोप के एग्जाम्पल, ये हो गए फैटी एसिड्स। ओल्डेस्ट डिटर्जेंट सोप हो गया। सोप मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन कितने हो सकते हैं? 12 से 18 के बीच में हो सकते हैं। सोप क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स अलोंग विद फैटी एसिड्स क्या कहलाते हैं? सोप कहलाते हैं। सोप बनने का जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। साबुन बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। सैपोनिफिकेशन में हम क्या करते हैं? ध्यान देना, सोप्स आर मेड बाय हीटिंग ऑयल और फैट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। मतलब सोप बनाने के लिए क्या करते हैं? ऑयल लेते हैं या फैट्स लेते हैं, ऑयल या फैट्स, उसको हीट करते हैं। ऑयल और फैट्स को किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। इनको क्या करेंगे? मिला के हीट कर दो। हीट करने के बाद आपको दो चीज़ मिलेंगे यहाँ पे, एक तो मिलेगा सोप और दूसरी चीज़ मिलेगा ग्लिसरॉल। ध्यान देना। ठीक है। तो सोप बनाने का जो प्रोसेस है वो सैपोनिफिकेशन। बनाते कैसे हैं? दो चीज़ों को मिला के हीट करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें? ऑयल या फैट, एक तो ये चीज़ हो गई, इसके साथ क्या मिलाते हैं? या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये मिलाएंगे। ये बेस हैं, ये क्या हैं? बेस हैं। बेस को मिलाएंगे किसके साथ? फैटी एसिड के साथ। बेस और एसिड मिलके एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सी बनेगी। तो सोप जो होता है एक प्रकार का सॉल्ट ही है। क्या है? सॉल्ट है। ध्यान देना। ठीक है। और यहाँ पे लिख ही रहा है, क्या लिख रहा है? देखो, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट फैटी एसिड्स के साथ क्या कहलाते हैं? सोप कहलाते हैं। ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन में क्या क्या चीज़ दे रखी है देख लो। CH2COR, 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 तीनों के बीच में ये लाइन सी जो दिखा रखी है बॉन्ड है। और ये एक मॉलिक्यूल है किसका? फैटी एसिड। किसका? हाइयर फैटी एसिड। इसके साथ मिलाया NaOH। क्या मिलाया? NaOH। तो ध्यान देना, इसमें से CH2 इसके साथ तो मिल जाएगा OH मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? OH। तो CH2 इसके साथ OH मिल गया, ये तो है ग्लिसरॉल। और यहाँ पे RCOO इसके साथ मिल जाएगा 3Na, ये Na मिल गया यहाँ पे। तो RCOO ध्यान रखना, ये जो RCOO है इसके साथ Na मिला दो। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है या ये वाली जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं सोप, जिसका फॉर्मूला क्या है? RCOONA+। ठीक है। तो ये कार्बन चेन हो गई और ये आपका सॉल्ट वाला मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है ना।
तो हाइयर फैटी एसिड्स ये वाला फॉर्मूला, इसके साथ क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना। तो ये वाली चीज़ आप लिख के आना। अगर सेपोनिफिकेशन पूछ ले, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, हीटिंग करेंगे। तो हीट किस किस को करेंगे, ऑयल के साथ मिला देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, और बन जाएगा अपना सोप। ये वेजिटेबल ऑयल होता है जिसको हम फैट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे दो चीज़, जैसे ये रिएक्शन कराओगे, हीट करोगे तो दो चीज़ बनेंगी, सोप और ग्लिसरॉल, सोप और ग्लिसरॉल। तो इन दोनों को अलग करने के लिए इसमें ऐड किया जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड को ऐड किया जाता है, ताकि सोप और ग्लिसरॉल को क्या किया जा सके, सेपरेट किया जा सके। सोप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको ध्यान रखनी है कि जो सोडियम वाले सोप होते हैं वो हार्ड होते हैं, जबकि पोटेशियम वाले जो सोप होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। इसीलिए जो पोटेशियम सोप होते हैं उनको यूज किया जाता है शैम्पू, शेविंग क्रीम ये बनाने में इनको यूज किया जाता है। और अगर हमें ट्रांसपेरेंट सोप बनाने, एकदम आर पार जो दिखाई देते हैं चमकदार सोप बनाने, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ग्लिसरीन। किसका यूज करेंगे, ग्लिसरीन का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। सोप जो होते हैं वो सॉफ्ट वाटर में बढ़िया तरह से काम करते हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं। सोप हार्ड वाटर में ढंग से काम नहीं करते, अच्छी तरह से काम नहीं करते। और सोप ध्यान रखना, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन नहीं फैलाते, ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते, क्योंकि सोप को डिकम्पोज किया जा सकता है किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। साबुन आपने जैसी मतलब काम किया, उसके बाद जो पानी फैला देते हैं, तो उसमें जो साबुन के मॉलिक्यूल्स हैं उनको सोप जो अपना बैक्टीरिया है, नीचे जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं, वो उसको ब्रेक कर देते हैं और सिंपल कंपाउंड में चेंज कर देंगे। तो मतलब इन्वायरमेंट में ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते, जबकि डिटर्जेंट करते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं आपको हेल्प करेंगे किसमें, सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस लिखने में, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है, वाई सोप डज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, सोप हार्ड वाटर में क्यों काम नहीं करते हैं। तो ध्यान देना, ये सोप का मॉलिक्यूल है RCOONA+। अब ध्यान देना, हार्ड वाटर जो होता है उसमें दो चीज, मतलब हार्ड वाटर जो होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं, इस सोडियम के मैग्नीशियम को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। और रिप्लेस करके एक स्कम बनाते हैं, स्कम मतलब एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं जो पानी में इंसॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से साबुन काम नहीं करते। तो आंसर कैसे लिखना है आपको, हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। हार्ड वाटर जो होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं, विच सब्सटीट्यूट मतलब हटा देना किसी चीज़ को, सोडियम आयंस फ्रॉम दी सोप मॉलिक्यूल। ये सोप का मॉलिक्यूल है, इसमें ये सोडियम का आयन है, तो ये कैल्शियम किसको रिप्लेस कर देगा, सोडियम के आयन को रिप्लेस कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, RCOO का होल ट्वाइस Ca मतलब कैल्शियम, और ये Na+, ये अलग हो गया, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो हार्ड वाटर में पाए जा रहे हैं, ये सोप मॉलिक्यूल में से सोडियम आयन को रिप्लेस कर देंगे और एक इनसॉल्युबल स्कम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इनसॉल्युबल स्कम बनाएंगे, एक पपड़ी तलछट बनाना देंगे जो कि पानी में घुलती नहीं है। इसीलिए सोप अच्छी तरह से अपना काम नहीं करते हैं हार्ड वाटर में। इस समस्या का समाधान क्या है, हार्ड वाटर के लिए हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर का मतलब खारा पानी, ध्यान देना। सॉफ्ट वाटर का मतलब है मीठा पानी, बस सिंपल सा डिफरेंस है। सॉफ्ट वाटर मतलब मीठा पानी और हार्ड वाटर मतलब खारा पानी, ठीक है, जो सैलाइन होता है। इसलिए हार्ड वाटर में डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हमारी ऐप लकी एजुकेशन पर क्लास 10 साइंस का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइडेड है और नोट्स प्रोवाइडेड है, टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे। तो इसको आप ज्वाइन करें, ठीक है, लकी एजुकेशन ऐप पर जाकर, और एंजॉय करें साइंस का कोर्स। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री का हमारा चल रहा है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, क्लास 10 की साइंस। और आज लास्ट लेक्चर है और आज हम करेंगे डिटर्जेंट्स के बारे में डिस्कशन, और साथ के साथ में मिसेल फॉर्मेशन के बारे में भी जानेंगे कि कैसे जो साबुन है वो मिसेल फॉर्म करके जो अपनी साबुन हो या फिर डिटर्जेंट, कैसे वो अपने जो कपड़ों में डर्ट होती है, गंदगी होती है, उसको अलग करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो डिटर्जेंट्स के बारे में ध्यान रखना, डिटर्जेंट्स यूज किए जाते हैं क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, जैसे साबुन यूज किए जाते हैं उसी प्रकार डिटर्जेंट को भी हम यूज करते हैं अपने कपड़ों की धुलाई करने के लिए। डिटर्जेंट में मेनली क्या चीज़ होती है, तो डिटर्जेंट होते हैं सोडियम एल्काइल सल्फोनेट और सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। ध्यान देना, क्या होते हैं ये, सोडियम एल्काइल सल्फोनेट या सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं क्या, डिटर्जेंट।
डिटर्जेंट जो होते हैं वो सॉफ्ट वाटर में भी काम करते हैं और हार्ड वाटर में भी काम करते हैं, मतलब मीठे पानी में भी काम करते हैं और खारे पानी में भी काम करते हैं। जबकि जो सोप होते हैं, साबुन जो होते हैं, वो हार्ड वाटर में काम नहीं करते। अब डिटर्जेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम है, ये इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट्स को जो बैक्टीरिया होता है वो डिकम्पोज नहीं कर सकता। डिकम्पोज मतलब ब्रेक नहीं कर सकता। आपको पता है ज़मीन में बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया बोलो, जो क्या करते हैं, सब्सटेंस को डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है डिटर्जेंट, इसको बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, इसलिए ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, हालांकि आज की डेट में कुछ ऐसे डिटर्जेंट भी आ रहे हैं जो कम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि हाउ डिटर्जेंट वर्क्स इन हार्ड वाटर, कि डिटर्जेंट खारे पानी में कैसे काम करते हैं। जबकि आपको पता है खारे पानी जो होता है, सैलाइन वाटर जो होता है, हार्ड वाटर जो होता है, उसमें साबुन काम नहीं करते, मगर डिटर्जेंट काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं ये चीज़ आप समझ लो बस। डिटर्जेंट कैन वर्क प्रॉपरली इन हार्ड वाटर बिकॉज डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म स्कम। डिटर्जेंट स्कम नहीं बनाते, प्रेसिपिटेट नहीं करते, ध्यान देना। मतलब स्कम नहीं बनाते, इसका मतलब जो आप लगाओ, जैसे मान लो सरफ लगाओ आप, डिटर्जेंट को हम नॉर्मल भाषा में सरफ बोल देते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये जैसे ही आप लगाओगे तो उसके बाद वो तलछट सी नहीं जमेगी, कचरा सा नहीं बनेगा, स्कम नहीं बनेगा। स्कम आपको पता है किस केस में बनता है, सोप लगाने के केस में बनता है, और ये स्कम वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। अच्छा, अब जो हार्ड वाटर होता है उसमें कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस। क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस पाए जाते हैं। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस फ्रॉम हार्ड वाटर डिस्प्लेस सोडियम आयन फ्रॉम डिटर्जेंट मॉलिक्यूल। तो जो डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल होता है उसमें से सोडियम मॉलिक्यूल को अलग कर दिया रिप्लेस कर दिया जाता है, किसके द्वारा? कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयंस के द्वारा। और ये फिर बनाते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फोनेट। क्या बनाएंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट। मगर खास बात यहाँ पे ये है कि ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट जो हैं, ये दोनों के दोनों ये सॉल्यूबल हैं वाटर में, पानी में घुलनशील हैं, और पानी में घुलनशील हैं तो फिर ये अच्छी तरह से काम करते हैं। इसलिए डिटर्जेंट जो है हार्ड वाटर में काम करता है, मगर साबुन काम नहीं करता, क्योंकि साबुन में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो हैं साबुन के मॉलिक्यूल में से Na को रिमूव कर देंगे, सोडियम मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे, और स्कम बनाते हैं साबुन के केस में, जो कि वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। मगर डिटर्जेंट के केस में क्या हो रहा है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन रिप्लेस तो कर रहे हैं सोडियम आयन को, मगर बना क्या रहे हैं? सल्फोनेट्स बना रहे हैं, और ये जो सल्फोनेट है ये वाटर में सॉल्यूबल है, इसीलिए डिटर्जेंट हार्ड वाटर में काम करते हैं। अब हम देखेंगे मिसेल फॉर्मेशन एंड क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो जान लो, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं मिसेल। क्या बोलेंगे? मिसेल बोलते हैं। अब यहाँ पे एक ऐसे करके एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये साबुन का एक मॉलिक्यूल है। ऊपर वाला जो भाग है इसमें, ये वाला भाग, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। कौन सा पार्ट है? हाइड्रोफोबिक पार्ट। इसको हम हेड बोलते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है इसको टेल बोलते हैं। ये वाला जो पूरा पूरा भाग है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन चेन। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन चेन भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है हाइड्रोफिलिक है। अब यहाँ पे दो वर्ड दे रखे हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है जो पानी से घृणा करता हो, वाटर रिपेलिंग, और हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, वाटर को जो अपने पास या वाटर में मिल जाए। ठीक है ना? अच्छा, तो पहली बात तो ध्यान रखना, जैसे ही अब ये जो साबुन हो या सर्फ हो, सोप हो या डिटर्जेंट हो, इनमें क्या होता है, जैसे ही इनको अप्लाई करते हैं, पानी में अप्लाई करेंगे, कपड़ों पे लगाएंगे, तो ये मिसेल बनाएंगे, ये ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे मिसेल। ठीक है, और ये मिसेल ही क्या करता है? मिसेल ही क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म करता है। कि क्या करता है? क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म करेगा। तो जब साबुन को मिक्स किया जाता है पानी के साथ, तो साबुन का जो मॉलिक्यूल है उसमें आयोनाइजेशन होता है, और मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं, जैसे मतलब आयंस में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे ये एक साबुन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, C17H35 COONA। जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे तो C17H35 CO- और Na+, ये दो आयंस में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। ठीक है, या फिर नॉर्मली ये वाला फॉर्मूला हमने देखा था लास्ट वाले लेक्चर में, सोप वाले में। तो RCOONA ये एक साबुन का मॉलिक्यूल है, इसमें से RCOO- प्लस Na+, ये क्या हो गया? इसका आयनाइजेशन हो गया, अलग अलग हो गए। अब मैंने बताया था ये ऐसे करके ये एक मॉलिक्यूल हो गया, किसका? सोप का मॉलिक्यूल। ऊपर वाले पार्ट को टेल, नीचे वाले पार्ट को हेड। ऊपर वाले पार्ट को हम पोलर पार्ट बोलते हैं, या फिर इसको आयोनिक पार्ट बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं कौन सा? हाइड्रोकार्बन पार्ट, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन की एक लंबी चेन होती है, यही होती है लंबी चेन। ठीक है, मॉलिक्यूल में ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं पोलर पार्ट, और ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसको बोलते हैं टेडपोल स्ट्रक्चर। ठीक है, एनीवे
तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एक जो मॉलिक्यूल है, एक जो साबुन का मॉलिक्यूल है, ऊपर वाला हेड हाइड्रोफिलिक है, नीचे वाला जो टेल है वो क्या है आपका हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से जो घृणा करता हो, वाटर रिपेलिंग। हाइड्रोफोबिक पार्ट वो होता है जो पानी की घृणा करता है पानी से, और हाइड्रोफिलिक पार्ट वो होता है जो पानी से लव करता है। ध्यान, ठीक है, पानी से मतलब वाटर लविंग जो होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और वाटर को रिपेल करने वाले पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो आयोनिक पार्ट या पोलर पार्ट, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं आयोनिक पार्ट या पोलर पार्ट। ठीक है, इच हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होता है, और हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है टेल, ये हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से घृणा करता है। तो ये वाला पार्ट पानी से घृणा करेगा, तो अब जब ये पानी में अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे करके अरेंज कर लेते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल तो ये हो गया सोप का, तो ये कई सारे मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर डर्ट है तो ये ऐसे अरेंज कर लेंगे अपने आप को, कई सारे मॉलिक्यूल ऐसे यूँ अरेंज कर लेंगे। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ वाला पार्ट तो ये तो हो जाएगा इसका हेड, ये हो गया हेड, और ये हो गया हेड, और ये हो गया नीचे वाला टेल। तो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। और ध्यान देना, जो आपकी डर्ट होती है, मान लो ये डर्ट है, आपके कपड़े में डर्ट है, इसको हम डर्ट बोल रहे हैं, या कोई ऑयल का पार्ट है। ठीक है, तो ये डर्ट जो होती है ये हाइड्रोकार्बन पार्ट में क्या हो जाती है, सॉल्यूबल होती है, मगर पानी में सॉल्यूबल नहीं होती। तो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो है डर्ट को इससे रिमूव कर देगा, अपने आप में डिजोल्व कर लेगा, और जैसे ही इसको फिर कपड़े को हम पानी में डालेंगे अप्लाई करने के बाद, साबुन अप्लाई करने के बाद, तो ये फिर क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी डर्ट। ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो ध्यान रखना, जैसे ये जो मॉलिक्यूल है इसमें ये वाला पार्ट इसको हेड बोलते हैं, तो ये आयोनिक या पोलर पार्ट है, और ये हाइड्रोफिलिक है मतलब वाटर लविंग। ठीक है, और ये जो टेल पार्ट है, ये पीछे वाला जो पार्ट है टेल, जिसको हम हाइड्रोकार्बन पार्ट बोलते हैं, ये हाइड्रोफोबिक है मतलब पानी से घृणा करने वाला। ठीक है, व्हेन सोप इज अप्लाइड ऑन डर्टी क्लॉथ देन हाइड्रोकार्बन चेन पार्ट इज टुवर्ड द डर्ट। तो ये मान लो बीच में डर्ट है, तो हाइड्रोकार्बन चेन जो है यहाँ पे अच्छा दिख जाएगा। ये मान लो ऑयल या डर्ट है, ऑयल या डर्ट है, तो ये हाइड्रोकार्बन, ये SC वाला पार्ट हो गया, तो ये किधर की तरफ आ जाता है, डर्ट की तरफ आ जाता है, और ये जो हेड है ये आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ आ जाता है। एंड आयोनिक पार्ट इज आउटवर्ड्स, यहाँ पे एज आएगा, आयोनिक पार्ट इज आउटवर्ड्स मतलब बाहर की तरफ आ जाता है। सो डर्ट मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाई सोप मॉलिक्यूल एंड दिस स्पेशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिसेल। और ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर बना है इसी को हम क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। और ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जैसे ही आपने साबुन या सर्फ अप्लाई की तो जो डर्ट का मॉलिक्यूल है इसको कौन घेर लेता है, सोप के मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं और एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी स्पेशल स्ट्रक्चर को मिसेल बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट डर्ट की तरफ होता है और हेड वाला जो पार्ट है आयोनिक पार्ट वो बाहर की तरफ होता है। ठीक है, यहाँ पे बस एज लगा लेना आप, इच आउटवर्ड्स। मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटीज आर इनसॉल्युबल वाटर बट या फिर डट नहीं बट सॉल्यूबल इन हाइड्रोकार्बन। आप एक चीज़ ध्यान रखना, जितनी भी इम्प्योरिटीज ज़्यादातर जैसे डर्ट ऑयल, ये ज़्यादातर इम्प्योरिटी जो है पानी में इनसॉल्युबल होती है, मगर हाइड्रोकार्बन में क्या होती है, सॉल्युबल होती हैं। तो ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है किधर की तरफ है, डर्ट की तरफ है, तो ये क्या कर देगा, डिजोल्व कर लेगा डर्ट को। व्हेन क्लॉथ इज रिंस्ड विद वाटर, जब पानी से क्लॉथ को धोया जाता है तो ऑल दी मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप अलॉन्ग विद डर्ट आर वॉश्ड अवे एंड क्लॉथ बिकम्स क्लीन। तो पानी, जैसे ही पानी में आप कपड़े को डालोगे तो कपड़ा क्या हो जाएगा, कपड़े से गंदगी और जो मॉलिक्यूल्स हैं सोप के वो सब बाहर चले जाएंगे और कपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आपका जो मिसेल फॉर्मेशन और कैसे क्लीनिंग एक्शन होता है साबुन का, ये कंप्लीट होता है। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको कमेंट करके बताने, एक एक अंतर आप बताना। राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, इनमें 3 अंतर आपको बताने। तो ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाला चैप्टर नंबर 6 अगले वाले वीडियोज में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।